चलिए ध्यान दिया जाए। अब अगले पॉइंट पे हम लोग आगे आते हैं। ये एक ग्राफ दिया रहता है बुक में, जिसको आप देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, यानी ये लाइन परमाणु त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन परमाणु संख्या को। तो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या का मतलब कि नाभिकीय आवेश, जिसका परमाणु संख्या ज्यादा उसके पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, और जिसके पास प्रोटॉन की संख्या ज्यादा उसका नाभिकीय आवेश भी ज्यादा। ठीक है, तो वही ये बताने की कोशिश किया है। देख रहे हो यहां पर लिथियम के लिए बताया गया है। तो अगर लिथियम का लाइन हम लोग खींचे, अगर देखो तो अगर लिथियम के लिए हम लोग लाइन खींचते हैं, अगर यहां से ये वाला, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कम है। एटॉमिक नंबर क्या है? कम है। और इसका परमाणु त्रिज्या देखो कितना है। ये लाइन परमाणु त्रिज्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर इतना ही है, अब परमाणु त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक इतना है, ये दिखाया गया। नहीं, हम लोग देखें अगर किसी का भी ले लो, बोरोन का ही कंपेयर करो, तो बोरोन को अगर देखें हम लोग, तो बोरोन का परमाणु संख्या थोड़ा सा बढ़ गया, यहां से यहां हो गया। नहीं, लेकिन परमाणु त्रिज्या चेक करो तो परमाणु त्रिज्या यहां से घटकर यहां आ गया ना। नहीं, तो लिथियम क्या है? बड़ा है। नहीं, और बोरोन क्या है? छोटा है। वैल्यू भी लिखा हुआ है कि इसका 152 पिकोमीटर है, उसका कितना हो गया? 88 पिकोमीटर हो गया वैल्यू। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर तुमको दिखाई देगा कि जो नाइट्रोजन है उसका एकाएक क्या हो गया है? कम हो गया है। नहीं, उसके बाद ज्यादा किसका? फ्लोरीन का, सॉरी ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन का उससे कम। तो जो वैल्यू लिखा हुआ था उसी वैल्यू के आधार पर ये ग्राफ बनाया गया है। तो ग्राफ में कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अब यहां से लिखा हुआ है, हम लोग देखें अगर, तो लिख रहा है क्या कि कोवैलेंट रेडियस की तरह बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं के वंडरवाल रेडियस का मान भी क्या होता है? घटता है। नहीं, परमाणुओं के वंडरवाल रेडियस का मान भी घटता है। ठीक है, हम वंडरवाल रेडियस के बारे में भी कहे थे कि वंडरवाल रेडियस जो है वो ठीक है अक्रिय गैसों के लिए परिभाषित होता है, लेकिन वो साथ साथ अणु में उपस्थित परमाणुओं के लिए भी परिभाषित होता है। हम लोग उसको डिटेलिंग किए थे। ठीक है, तो जैसे अगर हम नाइट्रोजन का वंडरवाल रेडियस निकालते हैं, नहीं, तो नाइट्रोजन का वंडरवाल रेडियस कितना लिखा हुआ है? 150 पिकोमीटर। ऑक्सीजन कितना लिखा है? 140। फ्लोरीन का कितना लिखा हुआ है? 135। तो दिखाई क्या दे रहा है? अगर ध्यान दिया जाए तो दिखाई ये दे रहा है कि अगर हम इधर से इधर की तरफ जाते हैं, तो इधर से इधर जाने पर क्या दिखाई दे रहा है कि वंडरवाल त्रिज्या का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, इसका 8 और इसका 9। तो इधर से जा रहे हैं तो हम लोग का नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है ना? नहीं, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो अगर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो इधर से इधर जाने पर वंडरवाल रेडियस का मान, वंडर यानी V, W और R, तो ये हो गया V मतलब वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस, तो वंडरवाल रेडियस का मान क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। तो बाएं से दाएं जाने पर सहभाजन त्रिज्या का मान भी घटता है और बाएं से दाएं जाने पर वंडरवाल रेडियस का मान भी घटता है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख रहा है? अब हम लोग पीरियड में तो बात कर लिए, पीरियड में यानी कि बाएं से दाएं जाने वाला बात कर लिए। अब हम लोग को बात कर रहा है कौन सी में? ग्रुप में। यानी अब हमको ऊपर से नीचे देखना है। नहीं, ऊपर से नीचे देखना है कि परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है कि घटता है, वो चेक करना है। नहीं, तो पहले वैल्यू पे ही देखते हैं भाई। चलो हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर 1A के तत्वों को लिया गया है। 1A, तो 1A में हाइड्रोजन को छोड़ा गया है। चलो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम लिखा गया। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। अब इनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है। ये सब याद नहीं रखना है, पहले ही क्लियर कर रहे हैं, सब याद नहीं रखना है। ये आपको फील करने के लिए लिखा रहता है कि हम लोग का जो वैल्यूज है उसके आधार पर क्या कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देख के ही हम लोग का थ्योरी डिफाइन होता है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखें अगर, तो लिथियम का वैल्यू 152, सोडियम का 186, 231, 244 और 262। तो वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है?
बढ़ रहा है। यानी हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। यानी किसी भी एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहां भी देखते हैं ये जो फ्लोरीन क्लोरीन लिखा हुआ है ये सब हमारे किसके हैं, 7A के सब तत्व हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। पहले 72 है, फिर 99 हो गया, 114, 133, 140। तो यहां भी दिखाई दे रहा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान रखना है, नहीं इसमें कोई एक्सेप्शन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपल हम लोग यहां से लिख सकते थे कॉन्सेप्ट, नहीं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, ये बात कहा गया, याद रहेगा। तो पीरियड में क्या हुआ, बाएं से दाएं गए, नहीं तो परमाणु त्रिज्या या सहभाजन त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक। चलो आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बात हम लिखे वही बात शायद यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं कक्षों की संख्या बढ़ती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट डिटेल कर रहा है, चलो देखते हैं। जैसे मान लो हम ले रहे थे फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को और एसीटीन को। तो अगर हम इनको ले रहे हैं तो क्या ये कह रहा है, हम लोग फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन के पास ये सेकेंड पीरियड का है तो इसके पास कक्षों की संख्या कितनी, 2। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, इसके पास कक्षों की संख्या 3। ब्रोमीन के पास 1 2 3 और 1 4। आयोडीन के पास 1 2 3 4 और 1 5। एटी के पास 6, 1 2 3 4 5 और 1 6 है। नहीं तो हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर कक्षों की संख्या बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आने पर कक्षों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, कक्षों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए यहां पर बोला गया, इसलिए परमाणु का आकार क्या हो रहा है, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। ध्यान रखना है, परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्लोरीन के पास 2 ही कक्ष है, इसके पास 3 हो गया, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6। तो जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ेगी परमाणु का आकार बढ़ेगा। इसमें दिक्कत है नहीं? क्लोरीन का आयनन ऊर्जा बिल्कुल कम होगा। क्लोरीन के आयनन ऊर्जा का जो मान होगा वो हम लोगों का कम होगा और फ्लोरीन के आयनन ऊर्जा का मान जो होगा वो ज्यादा होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब पढ़ेंगे ना तो उस केस में इसका ज्यादा हो जाता है, इसका कम होता है। नहीं तो इसका भी कारण है। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट हमेशा बोलते हैं, जैसे आप याद कीजिए कल के क्लास में हम बोले थे कि परमाणु त्रिज्या चाहे आप कहीं भी देखिए हमेशा 2 चीजों पर निर्भर करता है। नहीं, एक नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल पर, नहीं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है। इन दोनों के नेट रिजल्ट पर किसी भी परमाणु का आकार निर्भर करता है। बस में आ रहा है। और इसी पर आकार जब निर्भर करेगा तो इसी पर आईपी भी निर्भर करेगा। नहीं, आकर्षण विकर्षण इन दोनों कॉन्सेप्ट के नेट रिजल्ट पर डिपेंड करता है। बस में आ रहा है। जैसे नाइट्रोजन का आकार हम लोग पिछले क्लास में बता रहे थे कि एकाएक घट गया तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एकाएक बहुत कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है तो नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है, तो इस कारण से आकार घट जाता है। बस में आ रहा है, क्योंकि विकर्षण आकार बढ़ाना चाहता है
और आकर्षण आकार घटाना चाहता है। अब इन दोनों के लड़ाई में जो नेट रिजल्ट निकलेगा, आकर्षण माइनस विकर्षण, चाहे विकर्षण माइनस आकर्षण, उसी के आधार पर आकार डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहां भी जो हम लोग आकार बता रहे हैं, नहीं यहां जो आकार हम लोग बता रहे हैं, तो ये आकार में भी अभी हम लोग को बहुत सारी बातें पढ़नी है। नहीं क्योंकि हम लोग जब आएंगे लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां पर आएगा ना कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ देर तक आकार बढ़ रहा है और फिर कुछ देर के बाद आकार कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं जैसे आप डी ब्लॉक में जाओगे कॉपर एजी एयू के केस में, तो उस केस में कुछ देर तक आकार घटेगा फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड पर। आज जैसे ही हम लोग फिफ्थ सिक्स पीरियड पे जाएंगे वहां आकार कांस्टेंट हो जाएगा, आकार बढ़ेगा ही नहीं, जबकि कक्षों की संख्या बढ़ रही है। नहीं तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आने लगता है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब उसके कारण ये होता है। नहीं तो जब वो पढ़ेंगे तब वो आएगा, बस में आ रहा है। अभी हम लोग नॉर्मल त्रिज्या की बात कर रहे हैं, इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो वही बात जो हम समझाए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ रही है, जिसके कारण नाभिक तथा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल घटता जाता है। नहीं आकर्षण बल क्या होगा? घटता जाएगा। नहीं यहां पर दूरी कम है तो यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा है, यहां पर दूरी क्या है? ज्यादा है, तो इस कक्ष और इस न्यूक्लियस के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। जब आकर्षण बल कम होगा तो आकार क्या होगा? बड़ा होगा। इसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। होगा ऐसा? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो वही चीज हम लोग को लिखा हुआ है, इसीलिए परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। आगे बढ़ सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, बस मेरा ऐसे बातें ही बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए परफेक्ट हो गया, नहीं। अभी डी ब्लॉक एक अलग चैप्टर ही बनाया गया है, बस मेरा है। एस ब्लॉक एक अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक एक अलग चैप्टर है। तो ये पीरियोडिक टेबल अभी आपको सबको इंट्रोड्यूस कर दे रहा है। नहीं अब जब बारी बारी से ब्लॉक में पढ़िएगा ना, तब उसका एकदम निकाल निकाल के प्रॉपर्टी दिखाएगा कि देखिए अभी दिक्कत है, ये परेशानी है, इससे होता है, वैसे होता है, ये एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन होता है, बहुत सारी बातें छुपी रहती हैं। नहीं बोलिए तब में आता है। अभी लेंथनॉइड जो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम लोग बात करते हैं, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बात करेंगे, ये हम लोगों को अभी आगे का टॉपिक है। नहीं तो ये सब हम लोग को मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। है बिल्कुल सही बात है। अब ये सब लोग नहीं जानता है, जैसे आप जानते हैं क्योंकि आप तेज हैं। अब सब लोग नहीं जानता है तो हम लोग को होता क्या है ना कि हम लोग को धीरे धीरे ही बताना पड़ता है, एकाएक अब लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले पॉइंट पे आए। ये हम लोग को लिख रहा है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है, लेकिन साथ ही में स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान भी बढ़ता है। देख रहे हो फिर से यहां पर वो बात आ गया कि नहीं? हम लोग को बोल रहा है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे आप अभी ले रहे थे एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये आप ले रहे थे। ठीक है, तो अगर हम लोग ले रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका परमाणु संख्या, जैसे इसका 9, इसका 17, इसका हम लोग 35, नहीं और इसका कितना होता है 53, और 53 में 32 जोड़ो कितना आ जाएगा 85। तो ये हम लोग का आ गया। तो यहां तुम देख रहे हो कि परमाणु संख्या बढ़ रहा है ना। तो अगर परमाणु संख्या बढ़ रहा है तो ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो नाभिकीय आवेश क्या चाहता है? यह चाहता है परमाणु का आकार छोटा करना, परमाणु का आकार छोटा करना, यह चाहता है परमाणु का आकार छोटा करना चाहता है। अभी हम लोग बोले कि ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा था? ऊपर से नीचे आने पर कक्षों की संख्या बढ़ रही थी, कक्षों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा कक्षों की संख्या बढ़ रही है, अच्छा पहला बात। और दूसरा बात, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, 17, 35, 53, 85, क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नहीं तो ऊपर से नीचे आने तो कक्षों की संख्या भी बढ़ रही है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ रही है। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है
तो अगर कक्षों की संख्या बढ़ रही है तो कक्षों की संख्या बढ़ रही है, तो ये क्या चाहेगा कि परमाणु का आकार बड़ा हो? नहीं, किसी के पास 2 कक्ष है, किसी के पास 3 कक्ष है, किसी के पास 4 कक्ष है, तो कक्षों की संख्या बढ़ रही है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या चाहता है कि परमाणु का आकार बड़ा हो? नहीं, यानी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, कि नहीं? ठीक, क्योंकि कक्ष की संख्या बढ़ रही है। चलो, अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी किसी भी में, नहीं, यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी, नहीं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल लगाया जाता है उसका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर धक्का मारा जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या परमाणु के आकार को बड़ा करना चाहे कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट भी, यानी हम इसी के लिए सेम पॉइंट आ गया कि यह कॉन्सेप्ट भी क्या चाहेगा कि परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो चाहता है कि परमाणु का आकार छोटा हो, वो कौन है? नाभिकीय आवेश। नहीं, लेकिन यहां पर दो कॉन्सेप्ट हैं जो चाहते हैं कि परमाणु का आकार बड़ा हो जाए। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलकर इस कॉन्सेप्ट पर भारी पड़ जाते हैं, इसको पटक देते हैं। बुझा रहा है? नहीं, यानी ये क्या हुआ? डाउन हो गया, और ये क्या हो गया? डोमिनेट हो गया। तो दोनों के नेट रिजल्ट पर इफेक्ट निकलता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये हम लोग क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया, और ये हम लोग क्या हो गया? डाउन हो गया। इसीलिए परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर क्या हो गया? बढ़ गया। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि नहीं, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार छोटा नहीं, लेकिन साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, नाभिकीय आवेश बढ़ने के अलावा एक ये भी हो रहा है कि कक्षों की संख्या भी बढ़ रही है। नहीं, तो साथ साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी बन रहा है जो कहता है कि नहीं, परमाणु का आकार बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं होता है किसी भी एगो पक्ष में से, आपके परिवार में ही आप बोलते हैं कि ये काम होना चाहिए, अब परिवार के दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये काम गलत है, नहीं होना चाहिए। बस में आ रहा है, तो होता है कि वोटिंग हो जाए। बस में आ रहा है, वोटिंग हुआ, आप अकेले हाथ उठा रहे हैं नहीं, आप अकेले हाथ कि ये काम होना चाहिए, चलिए कौन है मेरे पक्ष में? कोई नहीं उठाया। बस समझ में आ रहा है? और उसके केस में क्या हुआ कि बाकी लोग बोले कि हाँ जी ये काम होना नहीं चाहिए, इसके पक्ष में कितना लोग है? सब लोग हाथ उठा दिया। तो उस केस में आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? डाउन हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो जस्ट यहां भी कुछ वही कहानी होता है कि नाभिकीय आकर्षण बल मान लो कि 50 का लगा, नहीं, इनका ताकत हो गया 80 का, तो 50 माइनस 30, नहीं, तो 30 ऐसे हुए जो कहते हैं आकार बढ़ना चाहिए। तो आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है, दिक्कत है इसमें। तो इस कंसेप्ट में किसी को दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि ऊपर से नीचे जब आएंगे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। ठीक है, चलो, क्यों बढ़ेगा आप बता सकते हैं। चलो देखा जाए, यहां लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कक्षों की संख्या बढ़ने का प्रभाव, कक्षों की संख्या बढ़ने का प्रभाव, ठीक है, नाभिकीय आवेश के प्रभाव पर क्या करता है? डोमिनेट करता है। यानी कक्षों की संख्या बढ़ने वाला प्रभाव नाभिकीय आवेश के कॉन्सेप्ट पर क्या कर गया? डोमिनेट हो गया, हावी हो गया। नहीं, तो इस कारण से ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ता है। इसमें दिक्कत है तो याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कारण भी कोई पूछता है तो आप डिटेल से कारण बताइएगा। चलिए, सेम यहां पर लिखा हुआ है, जैसे सहभाजन त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो वंडरवाल त्रिज्या का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पर। वही लिखा हुआ है, सहभाजन त्रिज्या की तरह वंडरवाल रेडियस का मान भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। जिसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग को लिख दिया हुआ है, देख लो। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का 180 पिकोमीटर, 195 पिकोमीटर और 215 पिकोमीटर। तो वैल्यू ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सही है। यहां भी देखते हैं, अक्रिय गैस इसी के लिए तो मेनली परिभाषित होता है।
नहीं, मेनली तो इसी के लिए है। ठीक है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। नहीं तो इसमें भी देख लो, हीलियम का आकार कितना है 120 पिकोमीटर, इसका 160, 191, 200, 220। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, वंडर वाल रेडियस बढ़ रहा है। इन सब देख रहे हो, सभी एग्जांपल में डी ब्लॉक का कोई एग्जांपल दिया नहीं दिया, क्योंकि डी ब्लॉक में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन पढ़ेंगे तब एग्जांपल देगा। बस में रहे, क्योंकि वहां पर जैसे ही जाएंगे ना, कॉपर एजी, कॉपर एजी आएंगे तो कॉपर का आकार बड़ा, छोटा, एजी का आकार थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा। और जैसे ही एयू पर आएंगे ना, एजी और एयू का आकार सेम, एजी और एयू का आकार क्या हो जाएगा, सेम। जब कक्षक संख्या बढ़ रही है तो वहां एक नया कॉन्सेप्ट लगने लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नहीं तो पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना में किसको दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो इसको हम लोग पीडीएफ में हटा लें। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर। एटॉमिक रेडियस के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लिए। अब एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या आता है, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस में नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम लोग ये पढ़ लिए। देखा जाए एटॉमिक रेडियस में हम लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा हम लोग बस यहां से लिख दें कि ये हो गया हमारा पीरियड, ठीक है, और ये हो गया हमारा ग्रुप, ठीक है। और बस ये समझ में आ गया कि इधर से इधर जाएंगे तो कोवैलेंट रेडियस घटेगा, ठीक है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो कोवैलेंट रेडियस बढ़ेगा। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये देखे। साथ साथ ये भी देखे कि वंडर वाल रेडियस VWR, इसका मान भी इधर जाने पर घटता है, ठीक है। अगर एलिमेंट्स का लेते हैं जिनका आपको वैलेंट रेडियस कंपेयर कर रहे हो, अगर उन्हीं का, मेरी बातों को ध्यान समझना होगा, जिनका कोवैलेंट रेडियस आप लेते हो, अगर उन्हीं का वंडर वाल रेडियस लेते हो तो बाएं से दाएं जाने पर वंडर वाल रेडियस का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अक्रिय गैस को छोड़कर ये बात कर रहे हैं, नहीं, यहां पर हम कंफर्म कर दे रहे हैं कि ये बात जो हम बता रहे हैं ये किसको छोड़ के हो रही है, अक्रिय गैसों को छोड़कर हम बात कर रहे हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर, ध्यान से समझना है भाई। चलो ऊपर से नीचे आने पर कोवैलेंट रेडियस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, सही है, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर कोवैलेंट रेडियस का मान बढ़ेगा। साथ साथ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, वंडर वाल रेडियस का मान भी क्या होगा, वंडर वाल रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगला आता है आयनिक रेडियस, ठीक है। तो आयनिक रेडियस का मतलब ऐसा रेडियस जो आयंस के लिए डिफाइन हो। आयंस जानते हो आप, केटायन और एनायन, यानी कि धनायन और ऋणायन, जानते हैं हम लोग। धनायन इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से बनते हैं, सब लोग जानते हैं। ऋणायन इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से बनते हैं, ठीक है। धनायन यानी कि जिस पर प्लस चार्ज हो, और ऋणायन मतलब जिस पर माइनस चार्ज हो। धनायन का मतलब हुआ जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और ऋणायन का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है। यही सब है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं। चलो अब आयनिक रेडियस का बात करते हैं। तो जैसे परमाणु त्रिज्या का बात करता है वैसा ही आयनिक रेडियस का ही बात करता है। नहीं, पहले वाला डेफिनेशन यही आया था। क्या डेफिनेशन आया, देखो तो, ये नाभिक है और नाभिक के बाहर ऐसे कक्ष रहता है। नहीं तो अगर ये आयन है, अगर ये क्या है, आयन है, हम इसको आयन मान रहे हैं बाबू, ध्यान रखना है। ये परमाणु नहीं मान रहे, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, आयन, ठीक है। तो अगर त्रिज्या की बात करता है कि इस आयन की त्रिज्या बताओ, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आता है कि नाभिक का केंद्र ले लो और नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष की दूरी ले लो। नहीं तो नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष की जो दूरी होगी इस आयन के लिए, वही क्या कहलाएगा, आयनिक त्रिज्या। यही आपका कहलाएगा आयनिक त्रिज्या, कहलाएगा।
नहीं, अब बाद में होगा कि नहीं ये ठीक डेफिनेशन नहीं है, ये जो डेफिनेशन है ये गलत डेफिनेशन है, क्योंकि इसके आधार पर हम लोग आयनिक त्रिज्या का मान एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर यहीं पाया जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है उसका पोजीशन अनसर्टेन होता है। हम लोग पढ़े हुए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, जिसके आधार पर ये हम लोग को बताया जाता है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया जाए, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया जाए। नहीं तो आयनिक त्रिज्या का हम ये वैल्यू लेंगे कि ये वैल्यू लेंगे, नहीं, ये गारंटी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक ही कक्ष में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एक ही कक्ष में इलेक्ट्रॉन एकदम एक्यूरेट यहीं पाया जाएगा, ये बोलना क्या है? गलत है। नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके पीछे भी सकता है, इसके आगे भी सकता है, और आगे भी हो सकता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस डेफिनेशन के आधार पर, इस डेफिनेशन के आधार पर आयनिक त्रिज्या को निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो अगले पॉइंट पे आए। तो आयनिक त्रिज्या भाई निकलेगा कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखा जाए। अब आयनिक त्रिज्या तो दिमाग में ही आता है, अच्छा आयनिक त्रिज्या, अच्छा आयनिक त्रिज्या का मतलब हुआ आयनिक बॉन्ड। नहीं, आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड। थोड़ा आयनिक बॉन्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा देखो। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आयनिक त्रिज्या लिख रहे हैं हम। मेरा भी दिमाग जो है ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है क्या होता है? धीरे धीरे दिमाग खत्म हो जाता है। देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक त्रिज्या की। तो आयनिक त्रिज्या जो है ये आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक में उपस्थित, आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनों के लिए परिभाषित होगी, आयनों के लिए परिभाषित होगी, ये कहा गया। नहीं, हम लोग को ध्यान रखना आयनिक त्रिज्या, तो आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनों के लिए परिभाषित होगी। ठीक है, अच्छा अब कॉन्सेप्ट में यह आता है, यहां से बोल क्या रहा है? आयनिक यौगिक। ठीक है, आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक का मतलब हुआ एक ऐसा यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन को मिलाकर बनाता है। नहीं, एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन को मिलाकर, धनायन तथा ऋणायन के मिलने से, ज्यादा अच्छा ये होगा हम लोग लिखें इसको, के मिलने से, धनायन तथा ऋणायन के मिलने से बनता है या बनता हो, वही ना होगा भाई। आयनिक यौगिक का मतलब हुआ कि एक ऐसा यौगिक जो धनायन और ऋणायन के मिलने से बनता हो। नहीं, जैसे एग्जांपल आप खूब बढ़िया से जानते हो, NaCl मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। Na और Cl, तो ये Na प्लस होता है, ये Cl माइनस होता है, और इन्हीं के मिलने से क्या बनता है? NaCl। Na पर प्लस है, इसी को आप धनायन कहते हैं। नहीं, और Cl पर माइनस है, इसी को आप क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। बात समझ में आया? तो धनायन और ऋणायन, यहां पर कहानी ये आया कि धनायन और ऋणायन के मिलने से जो यौगिक बनता है, इसी यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक। देखिए बोल नहीं रहे हैं, दिमाग खत्म हो रहा है, यौ लिख रहे हैं, और लिखना है तो क्या कहेंगे इसको? आयनिक यौगिक। चलिए, अब आयनिक यौगिक जो हम लोग का आया, ध्यान रखना है, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, NaCl हमारा बन गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? Na प्लस का त्रिज्या या Cl माइनस का त्रिज्या। अब यहाँ पे दोनों परमाणु समान नहीं है, ये दोनों परमाणु क्या हैं? अलग अलग हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो, ध्यान समझो, प्रीवियस पेज पे आए। यहां पर हम लोग को लिया गया है, दो गोला बनाया गया है। नहीं, तो ये जो छोटा वाला गोला है, ये है हमारा Na प्लस,
और ये वाला जो गोला है वो है Cl-। ठीक है, समझ सकते हो तुम। जैसे थोड़ा सोडियम को याद करो, सोडियम को याद करो। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका विन्यास लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 लिखते हो कि नहीं? तो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। नहीं तो इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसके बाहरी कक्ष में 6 2 8 हो जाएगी नहीं? अगर एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर दे, इस एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर दे, नहीं तो ये कक्ष खत्म हो जाएगा। तो कक्ष खत्म हो जाएगा तो Na+ बनेगा। Na+ का आप विन्यास लिखोगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब इसके पास कक्ष कय गो? 2 गो। अच्छा, क्लोरीन परमाणु संख्या 17, इसका जब विन्यास लिखते हो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 3s2 और 3p5 लिखते हो कि नहीं? ठीक है, तो इसके पास देखो तो बाहरी कक्ष में 5 और 2 7 गो है। तो इसको अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वही ना सोडियम वाला जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसको ले लिया है। नहीं तो क्लोरीन पर क्या आएगा? माइनस। तो ये 3p5 था, अब क्या हो जाएगा? 3p6। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होगा। तो इसके पास कक्ष कय गो? 8 गो। 3 गो। नहीं तो इसके पास कक्ष 3 गो है, इसके पास कक्ष 2 गो। तो ई कक्ष 2 गो, आई कक्ष 3 गो। तो ये बड़का आई छोटका। इतना में दिक्कत है नहीं? तो ये हो गया बड़ा परमाणु, ये हो गया छोटा परमाणु और ये हो गया बड़ा परमाणु। अब इन दोनों के नाभिकों के बीच का दूरी लिया गया। इन दोनों के नाभिकों के बीच का दूरी लिया गया। तो नाभिकों के बीच का दूरी लीजिएगा, यानी कि धनायन तथा ऋणायन, इन दोनों के नाभिकों के बीच का दूरी ले लिए। ठीक है, अभी नहीं कि परमाणु त्रिज्या निकालना है तो सर इन दोनों के नाभिकों के बीच के दूरी का आधा दूरी कर दीजिए। गलत है। वो कब होता है? जब दोनों परमाणु समान हो। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ दोनों परमाणु समान नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ दोनों परमाणु क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इस केस में ऐसा मत बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पर सोडियम त्रिज्या निकालना है ना, तो ऐसा कीजिए कि सोडियम और क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड का लंबाई है इसका आधा कर दीजिए। नहीं, तो वो गलत है। ये कब करते हैं? जब दोनों परमाणु समान है। ठीक है, चलो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है एक्सपेरिमेंटल तरीके से, यानी एक्सरे एक मेथड होता है, सुना नहीं है? तुम ही को बोल रहे हैं। हाँ, तो किसको बोल रहे हैं? देखिए जो सोता है ना उसको बोलिएगा ना, कौन सो रहा है भाई? जो सोएगा उसी को ना बोलेंगे। नहीं तो वो नहीं है। जिसको बोलिएगा ना कि तुम सो रहा है तो कौन सो रहा है जी, काहे सो रहा है? देखा जाए यहां पर हम लोग का Na+ और यहाँ पे Cl-। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के बीच में, किसी भी परमाणु में यौगिक में दो नाभिकों के बीच के दूरी, दो नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है ये एक्सपेरिमेंटल तरीके से एक एक्सरे मेथड होता है, उसके मेथड से निकाला जाता है। नहीं तो जब Na+ और Cl- के बीच का दूरी निकालते हैं तो देखो दूरी का मान लिखा गया होगा। आयनिक यौगिक में धनायन यहां पर लिखा हुआ है, देखते हैं, यहां दिया हुआ है, यहां नहीं लिखा हुआ है। देखो तो अगले पेज में थोड़ा सा हम लोग दूरी देख लेते हैं। यहां दूरी हम लिखे थे हम, तो देखो तो कितना दिया हुआ है? 276 पिकोमीटर। नहीं, हम लोग को लिख रहा है Na+ था Cl- के नाभिकों के बीच की दूरी एक्सरे विधि के द्वारा ज्ञात करने पर कितना आता है? 276 पिकोमीटर हम लोग को वैल्यू आता है। अब 276 पिकोमीटर आता है, नहीं कौन सा दूरी? ये वाला दूरी। नहीं, यानी यहां से हम लोग फोटो खींच रहे हैं। चलो भाई, ये वाला जो दूरी है ये कितना है? 276 पिकोमीटर। अब हम लोगों को किसी एक परमाणु का अगर त्रिज्या निकल जाए, नहीं तो 276 में से घटा देंगे। नहीं तो 276 में से अगर घटा देंगे तो हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है, याद रहे, हम बार बार बोल रहे हैं, जब दोनों परमाणु अलग रहे तो आबंध की लंबाई, इसी को बोलते हैं आबंध की लंबाई, इस आबंध की लंबाई का आधा मत कर दीजिएगा, ये गलत है। ठीक है, आबंध की लंबाई का आधा कब करते हैं? जब दोनों परमाणु समान हो। ठीक है, अगर दोनों परमाणु अलग अलग हैं तो उस केस में आपको आबंध की लंबाई एक्सरे मेथड से निकाली जाती है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या का मान, किसी एक परमाणु त्रिज्या का मान निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा बुक में हम लोग को लिखा रहता है। नहीं, परमाणु त्रिज्या का मान एक्यूरेसी के साथ निकाल पाना इस केस में जब दोनों परमाणु अलग अलग हो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं, अब इसको निकालने के लिए एक मेथड लिखा हुआ है जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस हम उस मेथड का नाम बोल रहे हैं, पॉलिंग मेथड। क्या लिखा रहता है? पॉलिंग मेथड। यानी पॉली साहब जो थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मेथड हम लोग को बताया जिसके आधार पर हम लोग किसी किसी परमाणु का, सब परमाणु का नहीं भाई,
किसी किसी परमाणु का परमाणु त्रिज्या निकाल सकते हैं। नहीं तो पॉली साहब ने हम लोग को बताया कि सोडियम Na+, ध्यान रखना सोडियम नहीं Na+ का त्रिज्या उन्होंने बताया कि Na+ का जो त्रिज्या होता है उन्होंने बताया अपने मेथड से कैलकुलेट करके कि 95 पिकोमीटर होता है। ठीक है, तो अगर एक का परमाणु त्रिज्या पता चल जाए, नहीं बॉन्ड लेंथ एक्सरे से मालूम चल गया कि 276 है, तो यहां से हम लोग, ये कहां से मिला हम लोग को, अकॉर्डिंग टू पॉली मेथड, पॉली मेथड से हम लोग को ये पता चलता है। ठीक, तो अब अगर हमको Cl- का त्रिज्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 276 माइनस 95, नहीं कितना आएगा, लगभग 181, तो 181 पिकोमीटर वैल्यू हम लोग को आएगा। तो देख रहे हो यहां पर इसका वैल्यू कुछ और है और इसका वैल्यू कुछ और है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, अगर हम आधा कर देते तब तो इसका त्रिज्या का मान इसका त्रिज्या का मान समान आता। नहीं, लेकिन जब भी दोनों परमाणु अलग अलग होंगे तो उस केस में आपको बॉन्ड लेंथ का वैल्यू दिया रहेगा और किसी एक परमाणु के त्रिज्या का, एक आयन के त्रिज्या का वैल्यू अगर दिया रहेगा तभी आप दूसरे आयन के त्रिज्या का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को Na+ के त्रिज्या पॉली साहब ने बता दिया, एक्सरे मेथड ने बॉन्ड की लंबाई बता दी। नहीं तो बॉन्ड की लंबाई में से Na+ का त्रिज्या घटा दिए तो हमको Cl- का त्रिज्या निकल गया। यहां पर दोनों के त्रिज्या का वैल्यू सेम आया कि अलग अलग? अलग अलग आएगा भी, क्योंकि दोनों परमाणु अलग अलग हैं, दोनों समान परमाणु नहीं है। दिक्कत है? चलो अब पढ़ते हैं कहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बिना मतलब का सब लिखा रहता है। देखिए, आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन के नाभिकों के बीच की दूरी एक्सरे मापन विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। नहीं, ठीक है, यानी कि धनायन तथा ऋणायन के नाभिकों के बीच की दूरी किस मेथड से ज्ञात की जाती है, तो एक्सरे मेथड से ज्ञात की जाती है। कहीं ने कौन सा मेथड है, दिमाग नहीं लगाना है। यहां धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे के साथ सटे रहते हैं, धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे से सटे रहते हैं, चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहां दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, यहां दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी बराबर होगी किसके भाई, तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, वही लिखा है। यहां दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी धनायन का त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। यदि इन दोनों में से किसी एक की त्रिज्या ज्ञात हो, इन दोनों में से किसी एक की त्रिज्या ज्ञात हो तो दूसरे की त्रिज्या आसानी से ज्ञात की जा सकती है। समझ में आया? जो पॉइंट लिखा हुआ है, जो बात हम बोल रहे थे वही सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो, अगले पॉइंट पे आ जाओ। समझ चुके हैं, ये पॉइंट भी हम समझा दिए। वही Cl- का आयनिक त्रिज्या कितना आएगा, 276 माइनस 95 जो कितना था 181 पिकोमीटर। उसी बात को यहां पे लिखा हुआ है। चलिए कितना आराम होता है, ऐसे ही फट 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 जल्दी खत्म होता ना, नहीं ऐसे ही समझ चुके हैं क्या? चलो आगे बढ़ो, समझ चुके हैं, चलो आगे बढ़ो, समझ चुके हैं? नहीं जैसे हम लोग देते, देख लो समझ में आ गया, आप लोग कहते यस सर, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। चलिए देखा जाए यहां से क्या लिख रहा है, इस पॉइंट थोड़ा पढ़े। Na+ से इस त्रिज्या के मान से हम दूसरे ऋणायन की त्रिज्या के मान को ज्ञात कर सकते हैं। सही बात है भाई, ये बोल रहा है क्या कि जैसे मान लो आपका Na+ का त्रिज्या आपको मालूम हो गया 95 पिकोमीटर, नहीं 95 पिकोमीटर, ये वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटल है, ये सब याद नहीं करना है, ये सब बस फील करने के लिए आपको बताया जाता है। Na+ का वैल्यू कितना है 95 पिकोमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कोई भी सोडियम का यौगिक दे दे, सोडियम का कोई आयनिक यौगिक दे दे, नहीं तो हम लोग आसानी से दूसरे ऋणायन का भी हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। नहीं, जैसे नॉर्मल एग्जांपल लो, मान लो यहां पर आपका ये Na+ है और यहां पर ये आ गया तुम्हारा Br-, मान लेते हैं ये तुम्हारा Na+ है और ये तुम्हारा क्या है Br- है। यहां पर डॉट ले लिए, यहां पर डॉट ले लिए, ये हो गया इन दोनों के बीच का दूरी, ये क्या हो गया बॉन्ड लेंथ। इसको आप क्या कहते हो, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ, आबंध की लंबाई। बॉन्ड लेंथ का मतलब हो गया आबंध की लंबाई, ये हो गया आबंध की लंबाई। नहीं, अभी आपका Na+ है, ये Br- है। अगर हम लोगों को इसका वैल्यू दे दे जो कि एक्सपेरिमेंटल ही निकलता है,
नहीं, ऐसा नहीं है कि दुगो परमाणु सटा हुआ है तो हम ले आए, हम लोग के आंख में माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, दाब के तनी बड़का कर लिया, स्केल से नाप लिए। नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ये अप्रॉक्स वैल्यू एक्सरे मेथड से निकाला जाता है। नहीं तो ये वैल्यू आपको, यानी यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू आपको दिया रहे, नहीं, और Na प्लस का वैल्यू पॉली साहब ने बता दिया है कि 95 पिकोमीटर है, तो क्या Br माइनस का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। तो वही तो बात लिखा हुआ है कि अगर Na प्लस का वैल्यू आपको पता है और बॉन्ड लेंथ का वैल्यू पता है, तो सोडियम के जितने भी यौगिक होंगे उन सभी यौगिकों में आप ऋणायन का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, चलो सेम एज वही बोल रहा है कि आप Cl माइनस का त्रिज्या निकाल लिए 181 पिकोमीटर, नहीं निकाले? तो अगर 181 पिकोमीटर हम Cl माइनस का त्रिज्या निकाल लिए, तो अब Cl से जो भी यौगिक जुड़ा हुआ होगा, नहीं, जैसे LiCl, KCl, RbCl, नहीं, HCl, सही बात है भाई, HCl बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं, तो उन लोगों का भी हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अगर हमको Cl माइनस का त्रिज्या ध्यान है तो क्लोरीन के साथ जो भी लोग जुड़े रहेंगे, नहीं, अगर आबंध की लंबाई पता हो तो हम क्या धनायन का त्रिज्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो वही सब बात ये बोल रहा है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब अगला हम लोग को दे रहा है कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियस विथ कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियाई, नहीं, यानी कि अब हम लोग को देखना है आयनिक त्रिज्या, नहीं, और परमाणु त्रिज्या में कंपेयर पढ़ना है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या हम लोग को देखना है, नहीं, और उसका कंपेयर किससे करना है? आयनिक त्रिज्या से। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल ले, तो हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास Cl प्लस है और हमारे पास Cl माइनस है, ये तीनों होंगे, नहीं, एक ही का। जैसे Cl को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरीन कहते हैं। Cl माइनस को क्लोरोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोनियम आयन। और Cl माइनस को क्लोराइड आयन। नहीं, अब इन लोगों का त्रिज्या हम लोग कंपेयर करने के लिए दिया जाता है, बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा बता सकता है। नहीं, Cl पे प्लस आ गया, नहीं, यहां पर Cl पे क्या आ गया? माइनस आ गया, नहीं, जैसे मान लो, तो अगर हम लोग देखें यहां पर क्लोरीन का नॉर्मल एग्जांपल लें, हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास नाभिक है और कक्षों की संख्या है 3। नाभिक में कितने प्रोटॉन? 17 प्रोटॉन, और 17 प्रोटॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 17 इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि परमाणु, ये क्लोरीन जो है ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, नहीं, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो 17 प्लस मिलके 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। दिक्कत है? ठीक है, यहां आइए, Cl प्लस, तो इसके पास भी 3 कक्ष है, नहीं, प्रोटॉन की संख्या अभी भी इसके पास भी उतनी ही है, क्योंकि प्लस आने से प्रोटॉन की संख्या पे प्रभावित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है। तो अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन कई गो? 16 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 17 गो प्रोटॉन मिलके 16 गो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, नहीं, 17 गो प्रोटॉन मिलके 16 गो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, नहीं, तो यहां पे आकर्षण ज्यादा कि कम? ज्यादा होगा आकर्षण, सिंपल सी बात है, नहीं, 17 आदमी को मिलकर अब 16 ही इलेक्ट्रॉन को खींचना है, यहां पर 17 को 17 को खींचना था, तो यहां पर एगो प्रोटॉन का है एक्स्ट्रा है, तो उसका आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। यहां पर कहानी देखो क्या है, यहां पर भी कक्षों की संख्या 3 ही है, नहीं, सब में कक्षों की संख्या समान है, यहां भी प्रोटॉन की संख्या 17 ही है, लेकिन माइनस आ जाने से इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। तो अब ये 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो 17 को प्लस मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहां पे आकर्षण बल क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए, आप बताइए, हम कहां से बता, हम तुच्छ आदमी हैं, आप महान आदमी हैं, बोलिए क्या बता रहे थे? हाँ, ज्यादा होगा, यहां पर आकर्षण ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो आकर्षण ज्यादा यानी खिंचाव ज्यादा, तो आकर्षण ज्यादा, तो आकार छोटा कि बड़ा? छोटा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा होगा। देखिए, आपको हम क्लास में सबसे महान व्यक्ति का उपाधि दिए हुए हैं, नहीं, आप ऐसे कीजिएगा काम गड़बड़ा जाएगा।
ठीक है, चलिए तो यहां पर आकर्षण जो है सबसे ज्यादा, यहां पर आकर्षण सबसे ज्यादा, ठीक है, ये होगा। यहां पर आकर्षण देखें अगर, तो आकर्षण सबसे कम, बोलो दिक्कत है? नहीं। तो इस हिसाब से एक नॉर्मल कंपैरिजन हमेशा ही किया, अभी और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग क्या समझ में आया कि अगर इसमें आकार कंपेयर करते तो समझ में आया कि Cl माइनस का आकार सबसे बड़ा होगा, नहीं होगा। यहां पर अगर देखा जाए तो उसके बाद कौन आएगा? Cl, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? Cl प्लस। ऐसे भी ध्यान रखना, जब भी सेम ही एटम दिए रहे, सेम ही एटम के धनायन और ऋणायन दिए रहे, तो जैसे ही माइनस आ जाता है ना, नहीं, विकर्षण भी बढ़ जाता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में विकर्षण बढ़ जाता है। एक तो कक्ष में क्या रहते हैं? कक्ष में रहते क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो उनके बीच में खुद ही हमेशा रिपल्सन लगते रहता है, उनके बीच में खुद ही स्क्रीनिंग इफेक्ट लगते रहता है, अंदर वाले बाहर वाले को। नहीं, एक कक्ष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, बस में आ रहा है, ये सब क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ही है। जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जो विकर्षण बल हमेशा लगाता रहता है, क्या है? परिरक्षण प्रभाव ही है, ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि नाभिक से हम आकर्षित रहे, नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं रहे, बात समझ में आ रहा है? तो इन नामे को जब दे दिया गया परिरक्षण प्रभाव, यानी कहता क्या है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को ना नाभिक के आकर्षण बल से बचाता है। बताइए बचाता है कि उसको हटाता है? हटाता ना है भाई, नहीं, लेकिन बुक में लिखा रहता है कि जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, नहीं, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल में आने से रोकता है, उसको बचाता है, और अपने नाभिक से आकर्षित रहता है। बताइए, तो बचाता है कि उसको दिक्कत दे रहा है। अगर उसको बेचारे को आकर्षण कम मिलेगा, नहीं, तो दूसरा परमाणु आएगा और उसको बोलेगा अरे तुम्हारा कोनो वैल्यू नहीं है इस घर में, तुमको सब विकर्षित करते रहता है, नाभिक जो है वो भी तुमको उतना कष्ट के आकर्षित नहीं करता है, आओ इधर कंबाइन कर जाओ। होता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? लेकिन नाम रखा हुआ है परिरक्षण प्रभाव, रक्षण करता है। बस में आ रहा है? थोड़ा उल्टा ही कॉन्सेप्ट लगता है। चलो, इसमें दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।